नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वॉइस क्लियर है आप सभी दोस्तों को? आवाज़ एकदम स्पष्ट आ रही है। और जैसा कि आज ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हमारी क्लास में हमारा सबसे फेवरेट स्टूडेंट इंटर करने जा रहा है, गजोधर। तो आज गजोधर और मेरी कहानियों के थ्रू हम लोग इंटर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके कोर सिलेबस में जाना बहुत ज़रूरी होता है। कोर सिलेबस में ही आप समझ पाते हो कि यूपीएससी आपसे कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है। तो आज जैसा कि आप में से सभी लोग परिचित होंगे गजोधर के साथ, गजोधर मेरा बड़ा फेवरेट स्टूडेंट है जो हमेशा जो है बहुत ही खतरनाक प्रश्न मेरे सामने रखता है। और आज मैं हिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके पश्चात कल से धनंजय सर की हिस्ट्री की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। और जो फाउंडेशन बैच हमारा 2024-25 है जिसके साथ आप जुड़े हैं, वहां पर वो आपसे सबसे पहले वैल्यू एडिशन क्लासेस पे हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री के शिक्षक से कल से 2 तारीख से आपकी मुलाकात हो जाएगी। और 2 तारीख से हमारे एनसीईआरटी का भी बैच शुरू हो रहा है शाम को 4 बजे, उसमें भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर जो है हम इस चीज को समझते हैं कि क्या चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस हमारी जो है वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर चलेगी और वहां पर जो है आप जुड़कर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मुझे कम्युनिकेशन में बताएं, क्या मेरी आवाज आप सभी दोस्तों तक क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले मुझे बताएं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज के सेशन के लिए रेडी, क्योंकि आज के सेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज के कम्युनिकेशन में हमारा बहुत होनहार स्टूडेंट गजोधर आ चुका है और आज ये अपने क्वेश्चंस को हमारे सामने रखेगा। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त, मुझे सबसे पहले बताएं। हाउ आर यू ऑल? तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरे साल का टाइम टेबल बताया, कितना टाइम आपको जो है वो मिल जाएगा अब सेल्फ स्टडी के लिए, कितना क्लास के लिए मिलेगा और कैसे कैसे आपको मैनेज करना है। साथ ही साथ ऑप्शनल को कब लेना है ये भी मैंने आपको बताया, टाइम जोन किस तरह से मेंटेन करना है। तो आपको 7 to 8 आवर्स की स्टडी निकालनी पड़ेगी। कल कितने लोगों ने घर जाने के बाद या अपना जो है घर पे बैठ के उस टाइम टेबल पे काम किया, सबसे पहले मुझे बताएं, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी। देखिए बार बार आपको लगता होगा, कई लोग कह रहे हैं कि टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दो। जो लोग ये बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो वो कभी युद्ध नहीं जीत पाते। युद्ध जीतने का नियम होता है कि जो योद्धा होता है, बहुत अच्छा योद्धा जो होता है, वो पहले रणनीति को समझता है, वो अपने वॉर जोन को समझता है कि मेरा जो है वो मैदान कहाँ है, कहां से मुझे प्रवेश करना है, कैसे मुझे लड़ना है, इस सेना को कैसे हराना है। और जो लोग सीधे युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं उनकी मृत्यु जो है वो तय होती है, वो हार उनकी तय हो जाती है। यहां हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटजिकली हम कितना साउंड है और कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, कल जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप पहले माइंडसेट क्लियर हो गया कि मुझे 7 to 8 आवर्स निकालना, चाहे आप जॉब में हो, हाउस वाइफ हो या कॉलेज जाते हो। अब आपको अपना वो 7 से 8 घंटा मैनेज करना है शुरुआत के 4-5 महीने। इसके बाद धीरे धीरे आपका जो क्लास का टाइम है वो कम होता जाएगा और आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ता जाएगा। तो क्या आज आप लोग तैयार हो चुके हैं? और जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे को 4 घंटे ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, वो 2 साल के कोर्स में जाएं, वो अपने टाइम स्पैन को जो है वो 2 साल क्लियर कर दें। तो अब चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि मुझे अपना जो है वो टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या चीजें करनी। और 15 मार्च तक जो लोग फाउंडेशन बैच में हैं, अगर वो ऑप्शनल नहीं चुन रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज की मेरी ये क्लास YouTube पे भी है, क्योंकि आज ये मौका है जिन लोगों ने अपना लॉगिन आईडी नहीं बनवाया है या उनको नहीं पता चल रहा है कि क्लास कहाँ चल रही है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे कैसे हमें जाना है, कैसे जुड़ना है, तो वो आज ये कर ले। कल से जो है हिस्ट्री के शिक्षक धनंजय सर अपनी क्लासेस को वो स्टार्ट कर देंगे, जहां पर वो हिस्ट्री के पहले टॉपिक से ही अपनी शुरुआत करेंगे। तो आज की मेरी जो क्लास है सबसे पहले इतिहास के बारे में, कि ये सिलेबस क्या होता है और सिलेबस को पकड़ना कितना जरूरी होता है। और एक सिंपल सा सब्जेक्ट जो इतिहास का सब्जेक्ट है, वो एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे कैसे अलग होगा। अगर आज तुम मेरी इस क्लास को डील कर पाते हो, अगर आज इस क्लास को तुम समझ पाते हो, तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान होने जा रही हैं, बहुत ही मजेदार होने जा रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आगे हम समझते हैं। तो चलिए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज मेरा बड़ा होनहार स्टूडेंट गजोधर, ठीक है, तो गजोधर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। तो मेरा बड़ा होनहार सा स्टूडेंट है गजोधर। तो गजोधर ने कहा, गुरुदेव आज क्या पढ़ा रहे हैं? बड़ा जोश में पूछा आज हमसे। रेडी हैं सब लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे हाँ सर रेडी। तो गजोधर बोला, गुरुदेव क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो इतिहास पढ़ा रहा हूं। एक तो मैं इसके क्वेश्चन से घबराता बहुत हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा धाए धाए क्वेश्चन। बोला अच्छा गुरुदेव इतिहास की क्लास चलने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात है, इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। बोला गुरुदेव ये इतिहास क्या है?
लॉजिकल है क्वेश्चन, बड़ा लॉजिकल मारता है। बोला ये गुरुदेव इतिहास क्या है, मतलब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज हिस्ट्री, ये हमारा इतिहास है। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन गजोधर ने पूछा गुरुदेव इतिहास क्या, पढ़ा तो रहे हो इतिहास क्या है, तो आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे? चलिए आज शुरू करते हैं। हमारी फाउंडेशन की क्लास चल रही है और हमारा पहला टॉपिक जो चलेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे? 90 लेक्चर्स ऑर्थोडॉक्स हिस्ट्री के लिए, परंपरागत हिस्ट्री के लिए हमने रखा है। तो उस पे जो टीचर आएंगे धनंजय सर कल से, वो जो जुड़ेंगे, उससे पहले मैं तुम्हारा एक बहुत साउंड बेस बनाना चाहता हूं। और आज की क्लास सभी स्टूडेंट के लिए जो ये समझते हैं कि इतिहास एक विषय है, मैं आपको बता दूं इतिहास बीए का विषय अलग है और इतिहास यूपीएससी का विषय अलग है। बिना सिलेबस पढ़ाए आज मैं तुमसे अभी बात करा सकता हूं कि सिलेबस में क्या होगा। चमत्कार देखिएगा इस क्लास के आखिरी तक कि बिना सिलेबस पढ़े आप अंदाजा लगा लेंगे कि यूपीएससी कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा। और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर अभी आप खोलें और आप उसको वेरीफाई कर लिए, बिना सिलेबस पढ़ाए आपको बता सकता हूं। बस आप मेरे ये कुछ क्वेश्चन जो गजोधर ने पूछे इनका मर्म समझ गए, इनका अगर फैक्ट समझ गए, तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया आशीष ने लिखा है, जैसे ये एनसीईआरटी के स्टूडेंट लग रहे हैं, कि फुटप्रिंट ऑफ आवर जर्नी। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे सबके जवाब चाहिए, कोई भी यहां जो है मुंह में दही जमा के नहीं बैठेगा। मेरी क्लासेस डिस्कशन की होती, कल क्या बताया था, कितनी कॉपी चाहिए मुझे? कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी है, ठीक है। सोनू ने लिखा है हमारे प्रारंभिक जीवन से वर्तमान तक की जो गतिविधियां घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उनके अध्ययन का जो है इतिहास है। शाबाश, बहुत बढ़िया सभी से। फुटप्रिंट ऑफ आवर पास्ट, शाबाश, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया था। अंश ने भी लिखा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो 2 कॉपियां मैंने आपसे बताई थी, एक डिस्कशन। अगर यूपीएससी में, चाहे आप किसी भी कोचिंग में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, ओजांग आईएएस एकेडमी में तो खैर ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि 2 कॉपी आपको रखनी पड़ेगी और डिस्कशन ज्यादा लिखना पड़ेगा। नोट्स तो हम आपको देंगे ही देंगे, आपको डिस्कशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि डिस्कशन ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। अशोक ने कहा कि हिस्ट्री के माध्यम से हम आने वाले भविष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, हमारे अतीत के लिखित दस्तावेज। गौरव ने लिखा, शाबाश। और भी मुझे कमेंट बॉक्स में और ज्यादा चैट चाहिए कि इतिहास एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। देखिए सिंपल सी चीज है सर, हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे, हिस्ट्री कब खत्म होगी। और कितना लॉजिकल क्वेश्चन गजोधर ने पूछा कि इतिहास क्या है गुरुदेव। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, नियम नंबर 1, उसके बारे में आप अपने टीचर से बात करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो चलिए तैयार हैं डिफरेंस समझने के लिए कि आईएएस एस्पिरेंट हिस्ट्री को कैसे पढ़ता है? चलिए लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा गजोधर ने कि गुरुदेव इतिहास क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है वो अपने अतीत को देखने का, बड़े ध्यान से समझना, अपने अतीत को देखने का, सबसे ज्यादा करंट यहीं पर है, अपने अतीत को देखने का तरीका है, देखने का, या अपने ट्रेसेस, हम कहां से आए, हमारी यात्रा। लेकिन ये जो देखने का तरीका है वो साक्ष्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हो गया, यानी साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। तो यानी अतीत को देखने का तरीका, वर्ड यहां पर है। अगर तुम में से कितने लोग अवेयर हो कि पिछले कुछ समय से लगातार आपने देखा होगा कि चर्चा चल रही कि इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है, इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है, इतिहास के नए साक्ष्य। और अभी आपने हफ्ते भर पहले देखा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जो है वो नए स्थलों की खुदाई शुरू कर दी है ताकि नए साक्ष्य लेकर इतिहास की किताबों को दोबारा लिखा जाए। क्या गवर्नमेंट के लिए इतिहास को दोबारा लिखना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल है ये है एविडेंसेस। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके समझना, ठीक है, और इसको मैच करना। मैं बात कर रहा हूं देखने का, तो मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। ये मेरे हाथ में ग्लास है, ठीक है, ये मेरे हाथ में ग्लास है। अब इसमें जो है वो आधा पानी भरा हुआ है। तो देखने के तरीके में, ये पुराना एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि इसको अगर हम कहा जाए कि आधा ये क्या हुआ, पानी से भरा हुआ है, तो आधा ये क्या है, खाली है, ठीक है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। सवाल है कि आप इसको किस रूप में देखते हैं। अतः यहीं पर जो है क्या होता है कि इतिहास को मेरे देखने का दृष्टिकोण क्या है। देखने का मतलब होता है दृष्टिकोण, यानी किस एंगल से आप उसको देख रहे हैं। आप इसको ए एंगल से देख रहे हैं तो इतिहास आपको अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा, बी एंगल से देख रहे हैं इतिहास अलग दिखाई पड़ेगा। आपको पता है डीयू की कुछ किताबों में अभी भी जो हमारे जो क्रांतिकारी, हमारे जो महानायक सर भगत सिंह जो थे,
आपने उनको क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट वर्ल्ड लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, आजकल बहुत चर्चा चल रही है, उसको जो है हटाने के लिए जो है वो पिटीशन भी है, उनको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट कहा जाता है। तो ज्यादातर जो अंग्रेजों ने जो वर्ड यूज किया वही किताबों में इस्तेमाल कर दिया। वही हम आज की डेट में हमारा यूथ जो है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को वो अपना आदर्श मानता है। उनको मानता है कि भारत की आजादी में उन्होंने अपने प्राण समर्पित कर दिए, प्राणों की आहुति दे दी। तो अब आप देखिए कि एक व्यक्ति को देखने का नजरिया अलग अलग है, और इतिहास को हम अलग अलग नजरिए से क्यों देखते हैं, बार बार सबसे ज्यादा छेड़खानी क्यों होती है। सरकारें बदलने के साथ हिस्ट्री के करिकुलम में चेंज होना शुरू हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा फंसाने वाली चीज आपके यही होगी। भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, फंसोगे तुम इतिहास में ही। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। तो दृष्टिकोण यानी कि जो आपका व्यू एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ये अलग अलग एंगल, ए का एंगल अलग है, बी का एंगल अलग है, सी का एंगल अलग है। जैसे आप अंग्रेजों के जो पिट्ठू इतिहासकार है, हिस्टोरियन, अगर उनकी किताब देखोगे तो जानते हो क्या लिखा जाता है, भारत के इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अभी हम जनरली जानते हैं एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये हम 3 भाग जानते हैं। वो लिखेंगे हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया और ब्रिटिश इंडिया या ईसाई इंडिया। ये उनके तरीके हैं भारत के इतिहास को बांटने का। तो हर कोई अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है, भारत के इतिहास को लिखने की कोशिश कर रहा है। दृष्टिकोण, आखिर ये दृष्टिकोण अलग अलग वो क्यों करते हैं, क्या ये अनजाने से करते हैं? क्योंकि अगर ये साक्ष्यों पर पूरी तरह से आधारित है तो साक्ष्य यानी एविडेंस तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, एविडेंस सबके लिए बराबर होने चाहिए। अब जरा यहां पर एक ट्विस्ट एंड टर्न तुम्हें बताने जा रहा हूं। ठीक है, कि ये तीनों व्यक्ति इस इतिहास को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। उसका कारण क्या है, इतिहास आखिर करता क्या है? इतिहास जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, हिस्ट्री जो होती है, ठीक है, हिस्ट्री जो है ये फ्यूचर के ट्रेसेस को तय करती है, फ्यूचर का कोर्स तय करती है, यानी भविष्य का रास्ता तय करती है, भविष्य का रास्ता तय करती है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से। जो आज की मेरी क्लास है वो तुम्हारे इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद शिक्षक आपको कोर्स पढ़ाएंगे, करिकुलम बताएंगे, सिलेबस मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना क्यों है, एक ऑफिसर की तरह पढ़ना है या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, ये अंतर आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट अंतर तय करेगा। इस लबासना की जर्नी में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। तो मेरी बात को आज बड़े ध्यान और बहुत कायदे से सुनना, बहुत कायदे से सुनना, यहां से तुम्हारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। तो मेरे भविष्य के फ्यूचर कोर्स जो है मेरा, वो ये तय करता है। ठीक है, फ्यूचर का रास्ता तय करता है। अब फ्यूचर के रास्ते से एक राष्ट्र पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जरा हम ये देखते हैं। फ्यूचर का रास्ता, एग्जाम्पल लेता हूं। देश आजाद हुआ, 1947 में हमें फ्रीडम मिली। ठीक है, एक कोर्स ऑफ एक्शन हमें लेके चलना है। आपने देखा होगा आज के समय में एक नई बातें आने लगी है कि जो ब्राउन साहिब थे, यानी जो अंग्रेजों की मानसिकता, विदेशों में पढ़े लिखे लोग थे, जो ये मानते थे कि भारत की अपनी संस्कृति में उतना दम नहीं है जितना फॉरेन की संस्कृति में, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने मैकाले, जो अकॉर्ड था, मैकाले के हिसाब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया और पूरा सिस्टम उन्होंने ब्रिटिश का लाकर रख दिया। बड़े ध्यान से बात सुनना। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि बोला कि सत्ता तो है, आज ब्रिटिश की सत्ता है, कल चली जाएगी, लेकिन अगर हमने भारतीयों की मेंटेलिटी को वेस्टर्न के हिसाब से सेट कर दिया तो क्या होगा, ये जिंदगी भर हमारे गुलाम रहेंगे, इनको, इनका झंडा बदल जाएगा, इनकी सरकार बदल जाएगी, लेकिन मेंटली ये हमारे अंडर में रहेंगे। और ये चाहे वो किताबों के थ्रू किया जाए या टेलीविजन के थ्रू किया जाए या मोबाइल के थ्रू किया जाए। आज अमेरिका, छोटी सी एक बात कह रहा हूं, अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़कर आए हो, मेरे साथ पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बहुत अपडेट होना चाहिए। तुम लोगों ने आज पढ़ा कि अमेरिका और कनाडा में टिकटॉक मोबाइल फोन में बैन कर दिया गया। किसने किसने पढ़ा? मुझे सब लोग हाँ या ना में जवाब दे। किसने किसने पढ़ा कि अमेरिका और कनाडा में टिकटॉक बैन कर दिया गया? कितने कितने लोगों ने पढ़ा? अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं इतिहास की। कितने लोगों ने यह बात पढ़ी है? कितने पढ़ा? अच्छा, भारत ने बहुत साल पहले जो है एडवांस में जाते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया कि उसके माध्यम से भारत विरोधी तत्वों को शामिल किया जा रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लेके चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कनाडा, वहां पर जो है वो खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादी या तमाम जो है आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं। कनाडा कहता है कि नहीं भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी करो। वो बोलने वाला देश आज अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए कि भाई इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो रहा है, उसने क्या किया? बैन लगा दिया। अब सोचो कि पूरी दुनिया को ये ज्ञान देने वाला वेस्टर्न कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का ध्यान रखना चाहिए। तुमने देखा भारत में
जो है प्रेस की फ्रीडम बहुत नीचे, यहां तक कि कहा जाता है कि हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे हैं। यही विदेशों से ही वो सारी रिपोर्ट आती है, यही कमबख्त वो रिपोर्ट छापते हैं, और भारत को हर सूचकांक में नीचे। देखो भुखमरी, भारत पाकिस्तान से नीचे। आज पाकिस्तान से हमारी कोई कंपैरिजन है? जो है वो फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम में हम नीचे, अव्यक्त की स्वतंत्रता में हम नीचे, तो हर चीज में हमें नीचे दिखाते हैं। और आज वो क्या कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए, जिनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, आज उन्होंने बंद कर दी। तो ये आप अंदाजा लगाओ कि क्या है ये। आज उनको लग रहा है कि इसके माध्यम से चाइनीज जो चीजें हैं वो उनके देश में इन्फिल्ट्रेट करें। वो बाउंड्रीज तो सेव कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी नहीं सेव कर सकते। तो मैकाले ने क्या किया, सबसे पहले परिवर्तन किया। अब जरा देखो कि इतिहास के कोर्स को बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है और साक्ष्यों के हिसाब से उसको रीराइट करने की जरूरत क्यों पड़ती रहती है। इतिहास यानी हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। ठीक है, इतिहास कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं इतिहास तो सर बड़ा स्टैटिक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इज अ वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट। इतिहास सबसे ज्यादा डायनेमिक है, क्योंकि हर पल हम इतिहास बना रहे हैं, और इतिहास क्या करता है, खुद को बदलता रहता है, क्योंकि ये दृष्टिकोण है। लोगों को लगता है ये फैक्ट है, हमें कुछ सन याद करने होंगे, कुछ लड़ाइयां याद करनी होगी, हम हिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। नहीं, हिस्ट्री हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जरा देखो, 1947 में हम आजाद होते हैं, और जो अंग्रेजों ने हमें आईपीसी दिया, जो अपनी न्याय व्यवस्था दी, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दिया, फलाना दिया, हम मोस्ट ऑफ द थिंग उसको ही कैरी करना शुरू कर देते हैं, कैरी करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे उस समय के भी जो ढेर सारे लीडर्स थे, वो अंग्रेजी में पढ़े लिखे थे, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, यहां से अपना पढ़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे। तो उनका जो नजरिया था, जब आप इन इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो अपने नजरिए को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो अगर आपने उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड कैरी कर लिया, तो राष्ट्र के अंदर ऐसी बुद्धियां पैदा हो जाएंगी जो भारत को कमतर करके देखेंगे। और लंबे समय से वही परंपरा का निर्वाह होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके। जैसे उन्होंने कहा कि भगत सिंह रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, हमने भी वो वर्ड इंपोज कर दिया। उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डाला, हमने भी इंपोज कर दिया। और उसी परंपरा को लेकर हम आगे बढ़ना शुरू हो गए, जहां भारत की राष्ट्रीय परंपरा, जो भारत की प्राचीन परंपरा, भारत जो है इतना एक जो है इतनी कॉन्टिन्यूअस कल्चर है, इसकी जो गहराई है, अगर कोई चीज कॉन्टिन्यू है, 5000 सालों से टिकी हुई है, तो उसके पीछे कुछ बहुत मूलभूत कारण होंगे, कोई बहुत मूलभूत चीजें होंगी। वो चीजें डिस्टर्ब करते हुए माना गया कि भारत कभी राष्ट्र नहीं था, भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता, इंडिया इज नॉट ए स्टेट, इंडिया इज नॉट ए नेशन। हमारा कॉन्सेप्ट बोला ये नेशन किसने दिया, आप भी आप पढ़ते होगे कि अगर अंग्रेज रेलवे नहीं लाते तो भारत कभी एक नहीं हो पाता। अच्छा, क्या भारत एक बना? पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तुम थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, तुम्हें भारत के एकीकरण के बारे में पता चलेगा। अखंड भारत में तो हमारा अफगानिस्तान भी अंदर था। तो तुम किस एकीकरण की बात कर रहे हो, किस राष्ट्र की बात कर रहे हो, तुम किस प्रशासन की बात कर रहे हो? वो कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम साहब हमने बताया भारतीयों को। अच्छा, तो आचार्य चाणक्य से लेकर पूरी दुनिया की पहली जो किताब लिखने वाले अर्थशास्त्र पर, वो व्यक्ति कौन थे? हमारे जो राजा महाराजा थे, उन्होंने कैसे टैक्सेशन सिस्टम लगाया? तो कुल मिलाकर हमने वो चीज कैरी कर ली, बिना ये सोचे समझे कि हर राष्ट्र का इतिहास स्वयं का इतिहास होता है, बिना इस बात को जाने कि इतिहास भविष्य की पीढ़ियां तैयार करता है। तो ये चीजें जो है वो आनी शुरू हुई। हमने ये सीखा, अंग्रेजों ने बताया कि भाई डिवाइड एंड रूल करना है, तो डिवाइड एंड रूल करना है, तो बोले ये वैदिक कल्चर वाले हैं, ये कब्जा कर रहे हैं, ये द्रविडियन है, इनको अलग करो, ये दूसरे धर्म के, इनको अलग करो, बिना इस बात को समझे कि वो चीज क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। और इन्होंने ये चीज करना शुरू किया। नतीजा क्या रहा? हमने भी उनके ट्रैप में फंस के बहुत से ऊट पटांग शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे सेकुलरिज्म वर्ड। तो सेकुलरिज्म इज नॉट अबाउट कि जो है धर्मनिरपेक्ष हो जाए। भारतीय पद्धति में, मैंने तमिलनाडु पर इस पर बहुत फोकस किया है, बहुत बात की है। धर्म हमारे यहाँ एक अलग है, राजा का धर्म है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है कि मन लगाकर पढ़ना, विद्यार्थी के धर्म का पालन करना। एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो मन लगाकर चीजों को, नई चीजों के साथ पढ़ाए, वो अपने स्टूडेंट को अपना बेस्ट परफॉर्म करके दे। तो हम सभी, अब उनके यहां रिलीजन का हमने हिंदी किया धर्म, वो पंथ है। तुम किस रूप में पूजा पद्धति करते हो ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं किस रूप में पूजा पद्धति, ईश्वर को मानूं ना मानूं, ये मेरा निजी मामला है, ये सार्वजनिक नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। लेकिन अंग्रेजों ने इसको डिवाइड एंड रूल के लिए इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ, तुम्हारे अपने देश का जो इतिहास है वो बोरो किया गया है। यानी वो अंग्रेजों ने जो तुम्हें बता दिया कि तुम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, जहां पर उन्होंने, अंग्रेजों की बनाई संस्था है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और वही साक्ष्य तुम्हारे सामने रखे जिसमें तुम कभी राष्ट्र के रूप में खड़े ना हो सके।
आखिर इतिहास क्यों महत्वपूर्ण होता है? जब आप अपने गौरवशाली इतिहास को खोजते हो, बड़े ध्यान से समझना, तो जब आप अपने इतिहास को देखते हो, इतिहास पेड़ की जड़ों की तरह होता है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। तो अगर तुमने कभी पेड़ देखा होगा, ठीक है, तो पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जमीन के अंदर होती हैं, और ये क्या काम करती हैं? इस तने को, जो इस पे फल फूल लग रहे हैं, इसको जो है वो क्या करती है? सहारा देती है। ये दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ये पेड़ कितना ऊंचा होगा, कितना मजबूत होगा, कितना दीर्घायु होगा, कितनी लॉन्जेविटी इसमें होगी, ये कौन तय करेगा? इसकी जड़ें तय करेंगी। तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, दूसरी संस्कृति आ रही है, पेड़ टिका रहेगा, कौन तय करेगा? इसकी जड़ें तय करेंगी। जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होंगी, पेड़ आंधी तूफान सबको वो बर्दाश्त कर जाएगा। ये तो आप जानते होंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी भी राष्ट्र का इतिहास और उसका खुद का इतिहास, उसका स्वयं की उसकी जड़ें होती हैं, यानी अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में अगर समर्थन, मेरी बात तुम तक पहुंच रही, बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, अगर मेरी बात तुम तक पहुंच रही है तो मुझे यस लिखकर जरूर बताना कि हां सर, आपकी बात हमारे दिलों तक पहुंच रही है। ये मामला दिमाग का ही नहीं है, ये मामला दिल का भी है। आज जो क्लास है वो बहुत दिल से जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में तुम किस राष्ट्र के लिए काम करने जा रहे हो? तुम ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। किसके लिए बनने जा रहे हो? इस राष्ट्र के लिए बनने जा रहे हो। पॉलिसी किसके लिए बनाओगे? इस राष्ट्र के लिए। लड़ोगे किसके लिए? इस देश के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए। तो मैं बहुत उम्मीद के साथ तुम्हें देख रहा हूं। मैं ये जो आज बीज बो रहा हूं, बहुत उम्मीद के साथ बीज बो रहा हूं कि ये जमीन जो है वो बंजर नहीं है। तुम्हारे अंदर की जमीन बहुत उर्वर है। तुम्हारे अंदर की जमीन इस बीज को ग्रहण करके आने वाले समय में देश का एक सशक्त प्रशासक, एक टॉप मोस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन के बदलाव लेकर आने जा रही है। इस विश्वास के साथ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इस विश्वास के साथ अपना जो है पसीना बहा रहा हूं कि तुम इस बात को ग्रहण कर रहे हो, इस बदलाव को लेकर आगे बढ़ रहे हो। अगर इस बदलाव को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो तो यकीन मानो आने वाले समय में जो बदलाव होंगे वो इस राष्ट्र के बदलाव होंगे, क्योंकि तुम सशक्त होगे तो तुम्हारे पास पावर आएगी। पावर आएगी तो तुम हजारों जिंदगियों को सशक्त कर पाओगे, और जब राष्ट्र के लोग सशक्त हो जाते हैं तो राष्ट्र ऑटोमेटिकली सशक्त हो जाता है, नेशन सशक्त हो जाएगा, और भारत की धमक पूरी दुनिया देखेगी। और भारत की धमक पूरी दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया जो है आईआर, अंतरराष्ट्रीय मसलों के मामले में बहुत खतरनाक हो गई है। अगर आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए होगा तो G20 के मामले में तुमने देखा होगा कि राष्ट्र मतैक्य नहीं है। भारत के माथे पर पसीना आ गया है कि एक अलग चल रहा है, एक अलग चल रहा है। G20 पर किसी भी मुद्दे पर जो है वो राष्ट्र एक साथ नहीं है, और अपने परस्पर जो स्वार्थ हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आज तक जो है वो, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू करें तो आज तक हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक साथ नहीं हो पाए। और वहीं आज IMF जो हर मामले पे हमें दबाता चला आया है, आज कह रहा है कि अगर कोई नेट कार्बन जीरो, यानी कि जो है शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य सबसे पहले दुनिया में हासिल कर सकता है तो वो भारत हासिल कर सकता है। दुनिया आज उस देश को, जो वैचारिक रूप से तुर्की है, जो भारत के खिलाफ जाता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, उसको सबसे पहले मदद पहुंचाने की जो ताकत रखता है वो भारत रखता है। दुनिया के लोग जो कहते हैं कि भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो बहुत कम है, बहुत कमजोर है, वो भारत कहता है कि हम अपने लोगों को छोड़ो, उनको तो वैक्सीन दे ही रहे हैं, हम पूरी दुनिया को वैक्सीन दे सकते हैं, पूरी दुनिया को हम बचा सकते हैं। तो आज जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो देश ताकतवर हो रहे हैं वो दूसरे देश की जमीन, संसाधन सब कुछ हड़प रहे हैं, उस पूरी दुनिया में मानवता की रक्षा करने का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से कह रहा हूं, जो ह्यूमैनिटी को सेव करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में है। क्योंकि भारत की जड़ों में जो वसुधैव कुटुंबकम, जो मानव को सर्वोपरि मानने वाला, मानव और प्रकृति को एक साथ जोड़कर रखने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत का बहुत लंबे समय तक पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया, अरे ये तो जानवर पूछते हैं, ये तो पेड़ पौधे पूछते हैं। लेकिन आज प्रकृति कह रही है कि अगर तुमने प्रकृति की पूजा नहीं की, तुमने नेचर को वर्शिप नहीं किया, सेव नहीं किया, तो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को इस पूरे ब्रह्मांड से, जो इस पूरे धरातल से मिटा दूंगी। आज चाहे वो समुद्र हो, चाहे आज वो हवा हो, चाहे आज वो पानी हो, हर चीज प्रलय की तरफ बढ़ती चली जा रही। ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं, नदियां उफान पे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, और कुछ समय के अंदर प्रकृति ऐसी जो है वो अंगड़ाई ले लेगी कि सारा मामला खराब हो जाएगा। पढ़ा आज तुमने पेपर कि 147 सालों में फरवरी जो है वो सबसे गर्म रही। ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे सामने रह गया। फरवरी के महीने में लोगों को जुलाई का एहसास होने लगा है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही। और अगर पूरी दुनिया को कोई देश बचा सकता है, मानवता की रक्षा कर सकता है, और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरा को परिवार मानकर उसकी रक्षा कर सकता है, तो केवल भारत कर सकता है। लेकिन यह भारत क्यों कर सकता है, यह तुम्हें समझने के लिए इतिहास में एक दृष्टिकोण चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथ जो फाउंडेशन के बच्चे ये सफर करने
करने जा रहे हैं वो इस दृष्टिकोण के साथ, यानी इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें कि मुझे सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटना है, मुझे कुछ तथ्य याद नहीं रखने हैं, मुझे अपने अंदर उन चीजों को लेकर आना है जिससे इन जड़ों पर हमें गर्व हो, क्योंकि जब मुझे गर्व होगा तो मैं ये बातें हजारों लोगों को बताऊंगा, उनके जीवन में लेकर आऊंगा, और राष्ट्र क्या होगा, राष्ट्र व्याकुल होकर अपनी अंगड़ाई को पकड़ लेगा, अपनी ऊंचाई को पकड़ लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। कारण क्या होता है, जब तुम्हें अपने राष्ट्र पर गर्व होना है, शर्म नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश थी, उन्होंने हमें अपने ऊपर शर्म करना सिखा दिया। भारत में कुछ नहीं है, भारत में तो फलाना है, जातियों का विभाजन है, फलानी चीजें हैं। उन्होंने हमारी सारी चीजों को एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बुरी तरीके से दूषित करके हमारे सामने हमारी अच्छी चीजों पे हमें संदेह करना सिखा दिया, और उसका नतीजा रहा कि राष्ट्र के रूप में हमारे पास हमारा कुछ नहीं बचा है। ये कुछ ऐसा पेड़ हो गया है भारत, जो यहां तो फल फूल रहा है लेकिन अपनी जड़ें, अपने पोषण कहीं और से ले रहा है, अब वेस्टर्न से पोषण ले रहा है। आज हमें हिंदी बोलने पे, अपनी स्थानीय भाषाएं बोलने पे शर्म आती है, अंग्रेजी बोलने पे हम गर्व महसूस करते हैं। अंग्रेजी में बोलने वाले को नौकरी में अच्छा पैकेज मिलता है। जो इंग्लिश में बात कर रहा है, भले चाहे उसकी इंग्लिश कितनी भी घटिया हो, लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है, अनुवाद करके बोलता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं? ये सारी चीजें बता रही है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत पर शर्म करते हैं, और वो जो देश अपनी सांस्कृतिक विरासत पर, अपने इतिहास पर शर्म करता है, उस पर वो लज्जित महसूस करता है, वो राष्ट्र कभी सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इस विश्व में अगर भारत इस समय खड़ा नहीं हुआ तो ये बात सिर्फ भारत के लिए बुरी नहीं होने वाली है, ये बात पूरे विश्व के लिए बुरी होने वाली है। करंट अफेयर्स में इतनी पकड़ होने के कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आने वाले विश्व में जब आप देखोगे मानवता त्राहिमाम कर रही है, अभी तो आपने सिर्फ यूक्रेन का एग्जाम्पल देखा है, सीरिया का एग्जाम्पल देखा है, आपने इराक, ईरान, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखा है, लेकिन ये घर घर की कहानी होती चली जाएगी। और जब मानवता के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ह्यूमैनिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ना तेरी ना मेरी, जब बम गिरता है तो वो सबको लेकर अपने साथ निकल लेता है, सबको लेकर निकल लेता है। और जब कोविड आया था तो 1.5-2 साल पहले मैंने कहा था कि ये नेचुरल वायरस नहीं है। मेरी क्लास के बच्चे अगर होंगे यहां, मुझे सुन रहे होंगे, तो उन्हें याद होगा। और कल श्री रविशंकर ने भी अपना स्टेटमेंट, जो आपने देखा एडिटोरियल आया हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये जैविक वॉर की शुरुआत हो चुकी है। मैंने भी एक लॉजिक दिया था कि इतिहास में आज तक इतनी तेजी से म्यूटेट होने वाला कोई वायरस नहीं पैदा हुआ। तो दुनिया बहुत अशांत होते चली जा रही है। ये केवल भारतीय संस्कृति है जिस पर सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को रिसर्च बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सभी को अपना लेने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो सभी के दुखों को दूर करने की बात करता है, सभी के निरोगी होने की जो है कामना करता है। ये जो विश्व नागरिक होने की क्षमता ये हम भारतीयों में है। लेकिन अगर एक लज्जित, एक शर्मिंदा भारतीय खड़ा होगा तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा हो जाएगा। और यकीन मानो, आज दुनिया के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, क्लास में कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि तुम खेती किसानी में कितना भी पैसा डाल लो, एक ऐसी समस्या आकर खड़ी हो रही है जिसका इलाज नहीं, और वो जलवायु परिवर्तन। तुम किसान को कितनी बार क्लास में बोला है, अगर बोला है तो यस सर लिख के मुझे भेजो, कितनी बार क्लास में बोला है कि दुनिया को तुम बचा लोगे, किसानी को बचा लोगे, जलवायु परिवर्तन से नहीं बचा पाओगे, कुछ भी कर लो। और भारत के अंदर अगर तुम प्राचीन पद्धतियों का अध्ययन करना शुरू करोगे, भारतीय संस्कृति को देखना शुरू करोगे, तो आज विश्व की जो बड़ी से बड़ी समस्या है, जो पश्चिम ने हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, चाहे वो सबको अपना मानना हो, चाहे वो किसी भी रूप में, सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया को कोई बचाने की ताकत रखता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वो भारत है। और ये भारत की ताकत, और इसमें कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। जितना तुम वैज्ञानिक रूप से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ते जाओगे, उतना ही तुम्हें पता चलेगा कि ये लोग वाकई में बहुत वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत हमारी सारी पावर को खत्म कर दिया गया, सारी पावर को खत्म कर दिया गया। हमें अपने ऊपर शर्मिंदा होना सिखा दिया, हमारी जड़ें काट दी गई। और क्यों किया जाता है ये भी समझो, ये क्यों किया जाता है। ये बहुत ही संस्थागत, बहुत इंस्टीट्यूशनल वे से ये सारा काम होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी जड़ें कट जाएंगी तो तुम एक निराश्रित हो जाओगे, एक तरह से परजीवी के रूप में जिंदा रहोगे। परजीवी होता है जिसकी जड़ें उसकी खुद की नहीं होती हैं। तो क्या होगा? इतिहास जो है वो फ्यूचर कोर्स तय करता है। सबको पता है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बड़ी गहरी हैं। अगर भारतीयों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के विषय में बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया, तो आने वाले समय में क्या होगा, जो आज इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, ये अपनी इतिहास से सीख लेना शुरू करेंगे, अपने इतिहास से। तो अपना इतिहास ही हमारे यहां सबसे खतरनाक वर्ड हो गया।
अब एक धर्म को मानने वाला कहेगा नहीं हमारा इतिहास, दूसरे धर्म को मानने वाला कहेगा हमारा इतिहास। अभी आपने देखा कितना बड़ा बवाल कटा है। क्यों? क्योंकि ये कहीं और से रखा गया है। तो जब इतिहास से वो सीख ले लेगा, उस पर गर्व महसूस करेगा, वो खुलकर कहेगा मैं भारतीय हूं, मैं तुम्हें जीवन पद्धति सिखा सकता हूं, वो शर्मिंदा नहीं महसूस करेगा। तो क्या होगा? उसके अंदर वैज्ञानिकता आएगी। जब व्यक्ति गर्व महसूस करता है तो अपने धर्म में वैज्ञानिकता लेकर, अपनी संस्कृति में वैज्ञानिकता लेकर आता है, साइंटिफिक अप्रोच लेकर आता है। तो क्या होगा? जो फ्यूचर कोर्स का एक्शन होगा वो भारतीयों का होगा। संगठित हो जाएंगे, ठीक है, संगठित हो जाएंगे। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। तुम जानते होगे नेशनलिज्म। तो वेस्टर्न का राष्ट्रवाद अलग है, क्योंकि वेस्टर्न में क्या है, एक ही नस्ल के लोग हैं, व्हाइट सुप्रीमेसी उनकी रही है, श्वेत रंग, सभी एक ही धर्म को मानने वाले हैं। तो उन्होंने एक फिलॉसफी दी जिसको हम फंस गए, हमने ट्रैप में उसको फंसा लिया। उन्होंने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की अवधारणा दी, यानी जिस धर्म के लोग ज्यादा वो बहुसंख्यक, जिसके कम हो अल्पसंख्यक। और उन्होंने कहा कि ऐसे देशों में जहां पर मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, जहां बहुसांस्कृतिक जो है वो क्षेत्र है, देश है, वहां पर राष्ट्रवाद की अवधारणा बड़ी घातक है। वेस्टर्न की सारी फिलॉसफी इसके बारे में बोले राष्ट्रवाद की धारणा बहुत घातक है। बोले क्यों भाई? बोले क्या होगा, जो बहुसंख्यक होगा यानी मेजॉरिटी जो होगा वो अल्पसंख्यक को सप्रेस करेगा, यानी माइनॉरिटी को दबाएगा। क्लियर है? अब ये अवधारणा वहां पर काम कर गई जहां पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी, जो व्हाइट मैन्स बर्डन के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन भारत का राष्ट्रवाद इस तरह का राष्ट्रवाद नहीं है। जो सनातन है, भारत का राष्ट्रवाद एक तरह के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कल्चरल नेशनलिज्म है। यहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की अवधारणा नहीं है, यहां अवधारणा है मानवतावाद की। यहां सर्व धर्म समभाव, ये हमारे तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले लिख दिया गया था। जब ये वेस्टर्न का ये जो है नेशनलिज्म जो नहीं आया था, तब भी ये लिख दिया गया था सर्व धर्म समभाव, कि हम सभी धर्मों को समभाव के रूप में देखते हैं। रिलीजन वर्ड हम नहीं यूज करते। तुम्हारी पूजा पद्धतियों को तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है और राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन हमारा राष्ट्रवाद मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा एक रेस या एक धर्म का राष्ट्रवाद नहीं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले देश। और भारत के नजरिए को समझने के लिए तुम्हें भारतीय होना पड़ेगा। तुम पश्चिम के चश्मे से बैठकर, मैकाले के चश्मे से बैठकर भारतीय इतिहास को देखने की गलती कर रहे हो, तुम भारत को समझ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही वेस्टर्न, चूंकि सारे तो वही अंग्रेजी छांटने वाले हैं, वेस्टर्न को देखने वाले हैं, तो जैसे ही वो उसको देखना शुरू करते हैं वेस्टर्न नेशनलिज्म को, अरे उनको भारत गलत नजर आता, तौबा तौबा होनी शुरू हो जाती है। अरे ये सरकार आ रही है, ये तो इसको दबा देगी, उसको दबा देगी, भारत में विभाजन कर देगी। वो वही बोलने लगते हैं जो उनके आका बैठ के बुलवाना चाहते हैं उनसे, क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद ही अलग है। भारत कहता है कि धर्म और पंथ मेरे लिए अलग अलग चीजें हैं। पंथ तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, और धर्म तो यहां राजा का भी है, प्रजा का भी है, शिक्षक का भी है, विद्यार्थी का भी है, माता का भी है और बालक का भी है। हमारे धर्म है। धर्म का मतलब हमारे लिए वो सुचितापूर्ण, वो नैतिकता के नियम है जो हमारे जीवन को उन्नत करते हैं। और जब समाज में हर व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए काम करना लगेगा, मोरालिटी के साथ, नैतिकता के साथ काम करना शुरू कर देगा, तो तुम्हें क्यों बड़े बड़े कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी? एक पुरुष स्त्री को सम्मान की नजर से देख रहा है, उसको यह धर्म है कि मैं इस स्त्री की रक्षा करूंगा, तो इस समाज में व्यभिचार कहां से आएगा? कभी नहीं, जगह ही नहीं बचेगी। ये रेप की घटना ये कभी नहीं आएंगी। एक माता पिता कह रहे हैं मैं उस संतान को पैदा करूंगा जिसकी मैं शिक्षा और परवरिश पर ध्यान दे पाऊं, तो तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटीज बनाने की जरूरत नहीं है, वो माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक शिक्षक कहता है कि मैं जब जा रहा हूं, मैं जो है वो सैलरी ले रहा हूं, तो मुझे बेस्ट एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को, तो फिर वो मामला खराब नहीं होगा। जो स्टूडेंट भी जाए कि मैं विद्यार्थी जीवन में एक विद्यार्थी के नियमों का पालन करूंगा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये तो बहुत पहले हमारे यहां कह दिया गया। जो गुरु के सोने के बाद सोए, जो कम खाना खाए, सुबह जल्दी उठे, काक चेष्टा, बार बार प्रयास करे, विद्या अध्ययन करे, ये नहीं कि मोबाइल पे लगा उनके पीछे जा रहा है, ये कर रहा है। तो सभी जब अपने धर्मों का पालन करने लगते हैं तो राष्ट्र अपने आप उन्नत होने लगता है। नतीजा क्या होगा? जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो बहुत गौरवान्वित महसूस होगी।
और जब फ्यूचर जनरेशन यानी लोगों की शक्ति राष्ट्र के साथ जुड़ जाती है तो राष्ट्र क्या करना शुरू कर देता है, उन्नत होना शुरू कर देता है। भारत मल्टीप्लाइंग इफेक्ट में आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, विज्ञान, चारों तरफ तूती, हमारे सामान की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे पहले हम पूरी दुनिया का सोना चांदी अपनी तरफ खींचकर सोने की चिड़िया बन गए थे, हम वापस कर लेंगे। और यह बात तुमसे ज्यादा वेस्टर्न को पता है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी बीज डाल दिया कि कभी भी भारतीय एक ना हो पाए। उन जड़ों को कहीं छुपा दिया कि कभी भारतीय अपने इतिहास के तत्वों को देख ही ना पाए, क्योंकि देख लेंगे तो प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी लेंगे, जानकारी लेंगे तो निश्चित रूप से हम यहां पर जरूर पहुंच जाएंगे। क्या मेरी बात तुम तक पहुंची है? पहुंच रही है मेरी बात? अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। तो फ्यूचर एक्शन यानी भविष्य की तिथियों को यह तय करता है। एक छोटी सी बात और कहता हूं, एक सामान्य स्टूडेंट, मान लो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, इसके लिए हिस्ट्री क्या है, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए हिस्ट्री क्या। सेम किताब में से एटीट्यूडनल चेंज मैं आज बताता हूं। ये एटीट्यूडनल चेंज समझ लिया, हिस्ट्री आज के बाद तुम्हारा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने जा रहा है। तो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री क्या है ये समझ लो। एक्चुअली में क्या है, यहां पर जो मकसद है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो यहां पर जो तुम्हारा एक पर्पस है वो सिर्फ इतिहास को जानना है। क्या है? जानना है। और जानने के लिए मेरे पास फैक्ट्स का होना जरूरी है। तो इसी, जैसे कई बार अभी मैंने इतिहास पढ़ाया 99 के बैच में, तो कई बच्चों ने कहा सर वो सन कब लिखाएंगे, फलाना चीज कब लिखाएंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा एटीट्यूडनल चेंज है। आप यहां क्या बनने जा रहे हो? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अधिकारी बनने जा रहे हो। अधिकारी के रूप में आपको क्या काम करना होगा? आपको अपनी जो ज्ञान है, अपने जो नॉलेज है, उसको सोसाइटी में अप्लाई भी करना होगा। आपकी प्रयोगशाला जो है वो आपकी सोसाइटी है, अप्लाई करना होगा, यानी उसको अनुप्रयोग में लेकर आना होगा। यानी सिर्फ जानने भर से काम नहीं होगा, उसके अनुप्रयोग के तत्व भी जानने होंगे। इतिहास, तुमने कभी सोचा कि आईएएस ऑफिसर को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? चलो तुम सारे के सारे आज मुझे जवाब दो कि यूपीएससी में जैसे आपको ब्यूरोक्रेसी में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में काम करना है, तो आपको इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है? मुझे आप एक अंदाजा लगाओ कि यूपीएससी जैसी संस्था इतिहास आपको क्यों पढ़ा रही है, उस पर एग्जाम क्यों ले रही है। आज मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, वो उनके पास होली तक का अंतिम मौका है, वो यहां जोड़ सकते हैं। आपको ये पता ही होगा, ठीक है, होली तक का उनके पास मौका है, जुड़ जाइए। क्लियर है दोस्तों? तो 8 मार्च के बाद इसकी फीस 40,000 हो जाएगी। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज इसका हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े। और तब तक फीस 6,999 है। तो जो नहीं जुड़े हैं, उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जो आपकी कल से हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हैं, उसके साथ आप अभी के अभी कॉल करके इसके साथ जुड़ जाइए। कल 4 बजे से शुरू हो रहा है आपका एनसीईआरटी का एडवांस बैच। और जो इन्होंने फाउंडेशन ले लिया है उनके लिए एनसीईआरटी है मात्र 999 में, अदरवाइज फीस है 3,999। कल शाम को 4 बजे उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर क्लास शुरू हो रही, किसकी? एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी आंदोलन का हिस्सा बनिए और आगे हम लोग फिर चलते हैं। हाँ जी, मुझे जवाब दें, चलिए बताइए हमें क्या आवश्यकता पड़ गई है? वाई वी नीड दिस? क्यों पढ़ाया जाता है? सोचो कितना सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। अपने नेशन पर प्राउड फील करें, गुड। और आनंद लिखा अपने उस पे, कल्चर पे, हेरिटेज पे फोकस करें, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत लोग वो जवाब नहीं दे पाए जिनकी मुझे आवश्यकता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, किताब को पढ़ने का तरीका बदल देगा। तो यहां पर तुम फैक्ट्स से काम चलाओ, हो जाएगा। आप पुराने पेपर याद कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? तुम्हें जो है, तुम एजेंट ऑफ चेंज हो। कौन हो? एजेंट ऑफ चेंज। आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? क्योंकि तुम्हें कुछ बदलाव लेकर आना है। सरकार तुमसे कहेगी कि ये बदलाव करो, तुमसे कहेगी, जैसे अतहर आमिर से कहा जब वो राजस्थान में थे कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह हमारे यहाँ कानूनी अपराध है। लेकिन ये प्रैक्टिस समाज में है, समाज में है तभी तो कानून बना। अब बाल विवाह तुम जो है वो कराने गए,
कि चलो भाई बाल विवाह रोक दे। लेकिन पता चला कि इस डंडा तो नहीं मार सकते, कितना लोगों को जेल भेज दोगे, चोरी छुपे हो रहा है। तो बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज तुम्हें रोकना है, तो तुम उनको समझाओगे, सबसे पहले काउंसलिंग करोगे। आईएएस एक बहुत अच्छा काउंसलर होता है, उसको संवाद करने की कला, लोगों को बुलाता है, बुद्धिजीवियों को बुलाता है, धर्मगुरुओं को बुलाता है, बोला ये गलत है। वो कहेंगे क्यों गलत है, हमारे बाप दादाओं के जमाने से, बोले हमारी जो है दादी थी वो 12 साल में, कभी सुनना कभी सुनना, तो हमारी दादी तो थी वो 10वें साल में विदा होके आ गई थी, 10 साल की थी तभी शादी हो गई थी। ऐसे तुम्हारे भी आसपास, हाँ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमने भी ये चीज सुनी है। तो अब तुम्हें सुधार करना है। वो कह रहे हैं हमारी दादी भी जो है वो 12 साल में 10 साल में शादी होके आ गई, और तुम्हें इस कुप्रथा को रोकना है। सरकार चाहती है कि तुम इस कुप्रथा को रोको, उन बच्चियों को स्कूल जाने का मौका दो, और वो मानने को तैयार नहीं है। तो तुम्हें इतिहास की मदद लेके समझाना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस, जिस धर्म को तुम मानते हो, प्रैक्टिस शुरुआत से नहीं थी, ये प्रैक्टिस बहुत बाद में आई है, यहां पर ये समस्या थी, ये आपका हिस्सा नहीं है। तो आपको उसके तरीके अपनाना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा इससे क्या हानियां हैं, आपको उसका भविष्य दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि श्रुति शर्मा जैसी बच्ची भी आईएएस टॉप कर सकती है, इला जैसी जो है बच्चियां जो है टॉप कर सकती हैं, इरा सिंघल जैसी बच्चियां टॉप कर सकती हैं। आपकी बेटी में भी वो संभावना है जो अपने पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। इसको आप बोझ मत मानिए, नहीं तो पता नहीं क्या क्या चलता है कि ऐसी सी कहावतें चलती हैं, बिन ब्याही बेटी मरे ठाड़े ऊख बिकाए, यानी कि अगर बेटी की शादी नहीं हुई और उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा है कि जैसे खेत में से पूरी खड़े खड़े गन्ने की फसल बिक गई हो। ऐसी मानसिकता भी पैट्रियार्कल समाज की होती है। अब ऐसे समाज को तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये बेटी जो है बोझ नहीं है, कि बिन ब्याही बेटी मरे उठाड़े उख बिकाए, नहीं, ये तुम्हारी संपदा है, तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है, बेटा बेटी में अंतर नहीं। तो क्या करोगे, हिस्ट्री के कोर्सेज के साथ तुम समाज में परिवर्तन लेकर आओगे। दूसरा, तुम्हें कुछ बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने हैं। तो जब तुम भारत के इतिहास को पढ़ते हो तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया। जो भी नेता सफल रहे उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया, यानी जनता की शक्ति का इस्तेमाल किया। तो तुम्हें गंदगी हटानी है, ओपन डिफिकेशन रोकना है, चाइल्ड मैरिज रोकना है, बच्चियों को स्कूल भेजना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सामाजिक रूप से एक आंदोलन क्रिएट करना पड़ेगा। तुम्हें जल संरक्षण करना। तुम्हें लगता है कि सरकार के बस का है पूरे देश का पानी बचा ले? तुम्हें लगता है ऐसा संभव है? पॉसिबल है? नहीं है। तुम्हें लगता है कि देश में हर जगह जो ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच की समस्या सरकार अकेले निपटा लेगी? कभी नहीं निपटा पाएगी। तुम्हें लगता है कि भारत की बहुत सी समस्याएं केवल सरकार निपटा सकती? कभी नहीं कर सकती है। कब होता है? जब सिविल सोसाइटी, जब जागरूक लोग उनके साथ आकर जुड़ते हैं भारत की समस्याओं के समाधान के लिए। अरे भाई, तुम्हें कचरा, अगर मैं अपना कचरा अपने डस्टबिन में फेंक रहा हूं, खुले में नहीं फेंक रहा हूं, तो अगर सारे घर ये काम करना, 99.99% घर यही काम कर रहे हैं कि कचरे को सही स्थान पर फेंक रहे हैं, तुम मुझे बताओ, अगर तुम उस गली या मोहल्ले से गुजरोगे, तुम्हें जो है वो मोहल्ला साफ दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? सरकार कुछ करे चाहे ना करे, अपनी चीजें साफ है, साफ है, कोई चीज उसमें दिक्कत नहीं है। अगर हर कोई अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहा है, तो सरकार चाहे नियम बनाए चाहे ना बनाए, हमारे लिए लड़का और लड़की दोनों बराबर, दोनों हमारी संतान है, हमने पैदा किया तो भैया हम भेजेंगे स्कूल ना, उसकी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, उसकी हाइजीन पे ध्यान देंगे। अगर हम लड़कियों का सम्मान करना शुरू कर दे तो ये दुपट्टा खींचने की घटना है, ये जो है व्यभिचार हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी बच्चियों का क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो भारत जो आईएएस ऑफिसर अगर तुम बनना चाहते हो, एक बहुत बहुत बड़ा मूल मंत्र देख रहा हूं, गांधी ने से अगर कुछ सीखना है तो तुम्हें जन आंदोलन सीखना पड़ेगा कि इतने बड़े देश की समस्याओं का निपटाना केवल सरकार या कुछ पुलिस नहीं कर सकती है। इन समस्याओं के निपटारे के लिए तुम्हें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और इतिहास हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव जनता की शक्ति से ही होते हैं। बस उस जनता को उद्देश्य, मकसद, एनर्जी, उत्प्रेरण देने की जरूरत होती है। वो बदलाव बहुत तीव्र होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं। लाठी डंडे से तुमने 2 दिन बदलाव किया, तुमने देखा होगा सड़क किनारे रेहड़ी वेहड़ी खूब लग जाती है, एक दिन पुलिस वाले आते हैं, मार खटक पटक पड़ते हैं, 2-4 सामान तोड़ते हैं, तो एक दिन तुम देखोगे सड़क साफ हो गई है। तुमने कई बार देखा होगा। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद क्या होगा, कहीं पार्किंग, कहीं ठेला, कहीं जो है कार लगी हुई है, फिर सड़क गिर गई। 2-3 दिन बाद फिर लोग फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो बदलाव अंदर से नहीं आए, वो बदलाव में हम नहीं है, वो सरकार के लोग कर रहे हैं, उनका काम है, करने दो। तो ये चीजें हैं, इतिहास हमें ये गर्व करना सिखाता है
तो इतिहास को इस नजरिए से पढ़ना। तो जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है वो इतिहास की, अभी सिलेबस जब डिस्कशन होगा, इतिहास की उन घटनाओं को पढ़ता है जो परिवर्तन लेकर आए। भारत को क्या चाहिए? परिवर्तन। एक राष्ट्र क्या होता है? एक नेशन जो होता है गतिशील अवधारणा होती है। भारत जो 1947 में था वो आज नहीं है, भारत उससे बहुत आगे निकल चुका है, और भारत 2047 में एक नया भारत होगा, एक अलग भारत होगा। तो यानी ये राष्ट्र हर दिन बदल रहा है, ये हर दिन क्या है? डायनामिज्म की तरफ है। तो वो घटनाएं जो भारत का निर्माण करती हैं अतीत से लेकर अभी तक, वही तुम्हारा यूपीएससी का सिलेबस है। यानी तुम्हें उन घटनाओं से यह सीखना है कि मेरे राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, नई संस्कृति का प्रवेश कैसे हुआ, सांस्कृतिक उत्थान कैसे हुआ, भारत का इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव, भारत की सोसाइटी ये कैसे जो है इवेल्युएट कर रही है। क्लियर है? अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आप उसका बहुत बहुत जो है इसमें बधाई हो, जबरदस्त तरीके से। तो कल से धनंजय सर के साथ ये क्लास शुरू हो जाएगी, और ऑप्शनल में आपको बताया कि होली ऑफर में हमने ऑप्शनल की जो डेट थी वो भी हमने एक्सटेंड कर दी है 8 तारीख तक के लिए। 50% डिस्काउंट है। जो लोग अभी ऑप्शनल में नहीं जुड़े वो इसके साथ जुड़ जाएं। और 13 मार्च से शुरू हो रहा है हिंदू का बैच 199 रुपए में। पूरा हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ाया जाएगा दीपक सर के द्वारा, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश का जो बैच है पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिस पर अभी मैं चर्चा कर रहा था, वो रवि बजाज सर के साथ आप यहां पर जुड़ सकते हैं, इनके साथ भी। राइट, मात्र 499 स्पेशल ऑफर में सब लोग इसके साथ जुड़िए। तो फाउंडेशन बैच के साथ जुड़िए, और 8 तारीख के बाद इसकी फीस 40,000 हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा उससे पहले आप जुड़ें, और जो मैंने टाइम टेबल दिया है उसको आप लोग फॉलो करें। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शनल की फीस 30,000 है, जो डिस्काउंट ऑफर में केवल 15,000 में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पूरी ताकत से रेडी हैं, टाइम टेबल रेडी हो गया, साल भर के लिए तैयार हैं। तो कल धनंजय सर के साथ आपकी पहली क्लास है हिस्ट्री की फाउंडेशन बैच में, उसके साथ चलिए, और फिर ज्योग्राफी की, और इसके बाद जो है वो आपकी क्लासेस रेगुलर चलनी शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्टर बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली के बाद, हम अनाउंसमेंट हो जाएगी, अप्रैल से उसका बैच शुरू हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के बाद उसका बैच शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे। तो चलिए फिर अब देर किस बात की, शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने फाउंडेशन बैच में अभी तक ऑप्शनल नहीं डिसाइड किया वो अपने साथ बहुत गलत करने जा रहे हैं, बहुत गलत। मैंने कहा था अगर 15 मार्च तक उन्होंने ऑप्शनल की पढ़ाई नहीं शुरू की तो आप याद रखिएगा 2024 में उनको टाइम बहुत कम पड़ने वाला। ऑप्शनल कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा। राइट, तो अगर आपको ऑप्शनल चूज करने में दिक्कत आ रही है तो आप उजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे या हमारे काउंसलर से बात करके, जिनका नंबर मैंने आपको दिया, आप सभी टीचर्स की डेमो क्लास ले लीजिए कि भाई मुझे सभी टीचर्स की डेमो क्लास चाहिए, और वो आपको वहां पर डेमो क्लास दे देंगे। 87507, मैंने यहां पर आपको पहले बताया था, 11100 पे आप कॉल कर सकते हैं। राइट, मैंने आपको इससे पहले भी सारे नंबर बताए हैं। 87507 11122, 87507 11133 या 44। आप उनसे डेमो भी मांग सकते हैं कि प्लीज हमें डेमो दे दीजिए। जो डेमो आपको अच्छा लग रहा है उसी को आप जो है वो जोड़िएगा। राइट, नरेंद्र जो क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे ख्याल से कोई गलती मत करिएगा, ऑप्शनल में गलती आपको डुबो देगी, बुरी तरीके से डुबो देगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसके साथ काम करना है। डन? तो चलिए मिलते हैं, अब कल से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और कल शाम को 4 बजे मैं मिलता हूं आपसे एनसीईआरटी की क्लास में, और वहां एनसीईआरटी का सफर हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी भी अच्छा ऑप्शनल है, हिस्ट्री भी अच्छा ऑप्शनल है, और हिंदी साहित्य तो है ही है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो थंब करें, क्योंकि भारतीय इतिहास को समझे बिना तुम्हारे अंदर एक प्रशासनिक जो एक ताकत है वो पैदा नहीं होगी। तो जब शिक्षक के साथ आप जाइएगा तो भारतीय इतिहास को एक अलग नजरिए से समझने का प्रयास करिएगा, इसको दिल से पढ़िएगा, गहराई में जाइएगा। वो जमाने लद गए कि जब हम इतिहास को फैक्ट के रूप में पढ़ा करते थे, अब ये जरूरी है कि इतिहास को समझ के साथ पढ़ें। और जब आप पढ़िएगा तो अपने आप को एक आईएएस ऑफिसर की तरह पढ़िएगा। अपने आप से वादा करिए कि मैं एक ऑफिसर की तरह पढ़ूंगा, एक स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ूंगा। प्लीज मुझसे आज ये वादा करिए कि मैं एक ऑफिसर की तरह इसको पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे आंख के सामने मेरा राष्ट्र होगा, मेरे देश की समस्याएं होंगी। और अगर आप चाहो तो एक होमवर्क दे रहा हूं,
कि कल की क्लास शुरू होने से पहले आप एक पेपर उठाइए और देश की समस्याओं के बारे में लिखिए जो आपके आसपास आपको दिखाई पड़ती हैं। चाहे वो भारत की गरीबी हो, चाहे वो कूड़े बीनते हुए बच्चे हों, चाहे वो सड़क किनारे फुटपाथ पे सोते हुए लोग हों, चाहे वो हाइजीन से दूर महिलाएं हों, वो बाल विवाह हो, वो भुखमरी हो, वो जाति पर, कुछ भी आपको अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज आज आप उसको लिखिए। और जब आप पढ़ाई कल शुरू करिए तो एकदम आपका सीना तना होना चाहिए, कंधे आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं एक ऑफिसर हूं। बनना नहीं है, मैं ऑफिसर हूं और अब मेरे सामने एक मौका है इस सब्जेक्ट के माध्यम से अपने राष्ट्र को समझने का, अपने देश को जानने का। और अगर तुम्हारी आंखों के सामने ये फीलिंग आएगी मैं ऑफिसर हूं, बिल्कुल जब कल क्लास में बैठना तो बिल्कुल एकदम फॉर्मल में बैठना, ऑफिसर की तरह बैठना कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हुए और तुम्हारे सामने एक मौका है अपने राष्ट्र को बहुत गहराई से जानने का, उसकी डेप्थ में जाने का और वहां से जाकर इन चीजों को समझकर आज की समस्याओं का निपटाना कैसे कर सकते हो, उसको निपटारा कैसे कर सकते हो, ये समझने की तुम्हें कोशिश करना। अगर इस एटीट्यूड के साथ तुमने पढ़ाई कर ली, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू एंड फील लाइक एन ऑफिसर। आप फील करो कि मुझे चेंज करने का मौका मिल रहा है। जब भी शाम को सोने जाओ, रात में सोने जाओ, लिखो लिखो कि मैं आज अपनी किस समस्या पर अपनी इस नॉलेज को अप्लाई कर सकता हूं। अगर तुमने ये सीख लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। तुम्हारे अंदर एक ऐसा मोटिवेशन आएगा, तुम्हें इसके बाद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर एक फायर आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें पता चलेगा कि मेरे इस सब्जेक्ट का मकसद क्या है। और ये मकसद अगर तुम पा गए तो यहीं पर ओजांग आईएएस एकेडमी सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि ये मकसद ही एक ऐसा फायर पैदा करती है जो तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जा सकती है, बहुत दूर तक लेकर जा सकती है। तो जुड़े रहिए और जो अभी तक नहीं जुड़ पाए वो दिए गए जो फॉर्म है उसको भरते रहिए। मेरी टीम लगातार यहां पे फॉर्म शेयर कर रही है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग जबरदस्त तरीके से आगे अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।